हाँ, तो सबसे पहला हमने ये देखा इसमें हार्मोनल में हम लोगों ने बात की है जो इंजेक्टेबल है, ठीक है? तो एग्जांपल आपको याद कराया डिम्पा, यही बोला ही जाता है, इसका पूरा नाम ये है। क्या लिखा हुआ है? डिपो। क्या लिखा है? डिपॉट नहीं लिखा, क्या लिखा है? डिपो। ठीक है, डिपो फॉर डिपॉजिट कराना है, ठीक, कहा? मसल में इंजेक्शन लगा के। तो डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट नाम है। कितने दिन की वैलिडिटी है? 3 महीने की वैलिडिटी। ठीक है, चले। अब नार प्लांट आपको दिखाया फोटो में, ठीक है? नार प्लांट है क्या? इम्प्लांट है। ये 6 कैप्सूल है जो हार्मोन के बने हुए हैं। इसको कहां लगा दिया जाता है? स्किन के अंदर। और वैलिडिटी कितने? 5 साल की वैलिडिटी। तो कंट्रासेप्शन के जैसे ये 5 सालों तक वैलिड रहेगा, ठीक। इसके बाद आइए ये सबसे पॉपुलर वाला है ना, हार्मोनल कंट्रासेप्शन का पार्ट। और ये है क्या? ये है ओसीपी। व्हाट इज ओसीपी? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ठीक है? इनको बोला जाता है गर्भ निरोधक गोली, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ठीक है? ये टैबलेट के फॉर्म में है ना? और ये ओरली खाई जाती है, तो इस वजह से क्या नाम है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। दूसरे दवाओं की तरह जो ओरली लिए जाते हैं, इसको भी ओरल ही लिया जाता है, तो इसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल नाम दिया जाता है। अब ये जो गोलियां हैं जिनको गर्भ निरोधक गोली बोला जा रहा है, ये 2 प्रकार के हैं। या तो ये सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन के बने हुए हैं, किसके बने हैं? सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन के बने हुए हैं, या ये कॉम्बिनेशन है किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का, है ना? तो गर्भ निरोधक गोली किसकी बनी होती है? या तो वो प्रोजेस्ट्रॉन की बनी हो सकती है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, तो उसको बोला जाता है पीओपी। व्हाट इज पीओपी? प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, है ना? ऐसी गर्भ निरोधक गोली जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन है। और दूसरा जो पैटर्न है यहाँ पे वो क्या है? वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे है कौन सा है? जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। और ये नाम सबने सुना है, माला डी, माला एन, ठीक है ना? माला डी और माला एन, पहले बहुत एड आता था, ठीक। माला डी और माला एन, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो माला डी नहीं है, वो क्या है? माला एन, ठीक है? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली जो गर्भ निरोधक गोली है वो माला डी नहीं है, वो क्या है? माला एन, ठीक है? चलिए, ओके। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। एक बात और, जो भी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव हैं, चाहे वो पिल्स के फॉर्म में है, गर्भ निरोधक गोली हो, चाहे वो नार प्लांट हो, चाहे वो इंजेक्टेबल हो, वो सब के सब कैसे काम करते हैं ध्यान से देखिए एक लाइन में। इन सब का कॉन्सेप्ट है, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, क्योंकि सब किसके बने हैं? सब किसके बने हैं? हार्मोन के बने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये गोली है, चाहे इंजेक्शन है, चाहे नार प्लांट है, ये सब किसका बना हुआ है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अब देखो क्या होगा। हाँ, ये सिर्फ पिल्स के लिए नहीं है, ये हार्मोनल कंट्रासेप्टिव के लिए। कैसे काम करेगा देखना जरा। कोई लेडी है जो इन टैबलेट्स को या हार्मोनल मेथड अगर वो यूज कर रही है, तो उसके ब्लड में क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा? क्योंकि बाहर से ले रही है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल किसको सप्रेस कर देगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद है ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या कहा था? क्या कहा था? प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ लेवल सप्रेस कर दे रहा था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। आज कह रहा हूं प्रोलैक्टिन नहीं कह रहा हूं, आज आज क्या बोल रहा हूं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल किसको सप्रेस कर देगा? जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सप्रेस हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या नहीं रिलीज होगा? गोनाडोट्रोपिन्स। ये क्या है दोनों? गोनाडोट्रोपिन्स है। तो गोनाडोट्रोपिन नहीं रिलीज होंगे, एफएसएच नहीं रिलीज होगा, तो फॉलिकल नहीं बनेंगे। फॉलिकल बनेंगे ही नहीं तो ओवुलेशन की क्या बात होगी? बात ही नहीं होगी, तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो सभी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, चाहे इसकी बात करो, चाहे बात करो, चाहे इसकी बात करो, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एफएसएच और एलएच जो कि गोनाडोट्रोपिन से वो रिलीज ही नहीं होंगे, और जब रिलीज ही नहीं होंगे, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही ना रिलीज होगा तो फॉलिकल बनेगा ही नहीं। और जब फॉलिकल ही नहीं बनेगा तो किस बात का ओवुलेशन, क्या ओवुलेट होगा जब फॉलिकल ही नहीं है ना। तो कुल मिला के क्या हमने सीखा, ओवुलेशन को रोक देंगे। क्या करेंगे, ओवुलेशन नहीं होने देंगे, ठीक है, ओवुलेशन नहीं होने देंगे। फिलहाल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के लिए अलग से सवाल देगा कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इनके पिल्स के लिए, क्योंकि हार्मोनल में सबसे पॉपुलर क्या है, पिल्स। तो सवाल जब भी फ्रेम करते हैं तो ओसीपी पे ही फ्रेम किया जाता है। देखिए जरा, तो ओवुलेशन तो रोक ही रहा, ये तो आपने समझ ही लिया कि कैसे रोक दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है यार, भूलिएगा नहीं, इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, एम प्लांटेशन, ठीक है, एम प्लांटेशन को रोके। ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट ये है, जब फॉलिकल डेवलप ही नहीं होगा तो कार्पर ल्यूटियम नहीं बनेगा, कार्पर ल्यूटियम नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन, समझ गया ना कहानी। तो ओवुलेशन नहीं होने देगा ये, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा ये, और हाँ एक और ऑप्शन देगा वो कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसके क्वालिटी को क्या करेगा, अल्टर कर देगा। क्या करेगा, अल्टर कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है पोर्शन सर्विक्स वाला, और ये यूट्रस वाला पोर्शन, ये वेजाना वाला पोर्शन, ये है यहीं पे सर्वाइकल कैनाल है ना, ये पार्ट आपने पढ़ लिया पहले। तो यहाँ पे जो म्यूकस है इसको क्या करेगा, इसको ठीक कर देगा। म्यूकस ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से कोई स्पर्म पेनिट्रेट करके जाना भी चाह रहा है यूटेराइन कैविटी से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब, तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तीन बातें क्या याद रखनी है, जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करता है, तो 1 2 3 क्या बातें बतानी है। एक बात ये बतानी है कि ओवुलेशन रोक देगा ये, दूसरा क्या बताना है, इम्प्लांटेशन रोक देगा, और तीसरा क्या बताना है, सर्वाइकल म्यूकस के क्वालिटी को अल्टर कर देगा। मैं कहूंगा क्या अल्टर कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक क्या कर रहा है। ओके, तो ये तो है इनके बारे में। अब ओसीपी लेने का क्या तरीका है, इसको है? यहाँ देखिए, देखिए क्या तरीका है। तरीका यह है, जैसे देखिए हमने एक मेस्ट्रुअल साइकिल के डेज लिखे हैं यहाँ पे, 4 डे 14 और 20, 28 दिन की ये रेगुलर साइकिल है, ठीक है। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, है ना, डेली पिल्स भी इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेली, ना, पर डे एक गोली। तो जनरली ये कब शुरू किया जाता है, मेस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग फेज से शुरू किया जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग फेज से शुरू किया जाता है, ठीक। तो कोई लेडी है जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे जाना चाह रही है, तो उसे कब शुरू करना होगा, जो ब्लीडिंग फेज के जो शुरू के 5 दिन है वो कभी भी कर सकती है, ब्लीडिंग फेज से शुरू करना होगा। ज्यादातर ब्लीडिंग फेज के पहले ही दिन से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो मेंसेस के पहले ही दिन से, ब्लीडिंग फेज के, मेंस्ट्रुएशन फेज के पहले दिन से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। पर डे एक टैबलेट लेना है, और जरा देखिए कितने दिन तक, लगातार 21 दिन, ठीक। तो ब्लीडिंग फेज के पहले दिन से शुरू करना है, लगातार 21 दिन तक एक एक गोली उसको, लेडी को डेली लेनी है। इसके बाद से क्या होता है, 7 दिन का एक गैप आएगा, 7 दिन जो है वो टैबलेट नहीं लेना, ठीक है। चले, अब फीमेल की रेगुलरिटी न टूटने पाए, जो गर्भ निरोधक गोली का जो ये पूरा रैपर है, जो ये पत्ता है गोली की, इसमें 21 गोली नहीं है, इसमें गोलियों का पूरा नंबर जो है वो 28 है। उसको पर डे एक टैबलेट लेना ही लेना है, ठीक है।
तो इसमें जो 21 टैबलेट होंगे वो तो ओसीपी के होंगे। किसके होंगे? ओसीपी के। और इसी में 7 और टैबलेट होंगे रेडिश ब्राउन कलर के, वो आयरन के टैबलेट है ना। तो उसको गैप नहीं करना, पर डे उसके आदत में रहेगा तो पर डे उसको एक टैबलेट लेना है। तो 21 दिन तक उसको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी वो 7 दिन तक वो ओरल पिल्स नहीं है, वो आयरन के टैबलेट है। क्या है? आयरन के टैबलेट है। ठीक, ये आयरन के टैबलेट आयरन फ्यूमेरेट के फॉर्म में होता है, आयरन फ्यूमेरेट के फॉर्म में, एंटीसेप्टिक नहीं दिया। ठीक है, फिलहाल आयरन के टैबलेट होते हैं। ओके, क्यों 7 दिन का गैप दे रहे हैं इसको जरा हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिए, पहले दिन से इसने क्या किया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन या कोई भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल उसने लेना शुरू किया है। तो होगा क्या, ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा। कितने दिन तक ये ले रही है? 21 दिन। 21 दिन तक लगातार क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई फॉलिकल डेवलप नहीं हुआ होगा। अगर लगातार ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते ही रहे, है ना, क्या होगा, जैसे मान लो हम उसको 21 नहीं उसको 28 टेबलेट दे दें और फिर अगले महीने से फिर वो, मतलब लगातार पर डे एक एक गोली वो ले रही है, गैप आ ही नहीं रहा है। गैप नहीं आएगा तो उसके मेंसेस क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके इरेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो 7 दिन का गैप दिया है। इस 7 दिनों के गैप में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पुनः क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 21वें दिन के बाद इसने टेबलेट लेना क्या किया है, बंद कर दिया है। ठीक है ना, बंद कर दिया है। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दिन का गैप क्यों दिया जा रहा है, ताकि लेडी के जो मेंसेज है वो क्या हो, वो रेगुलर रहे। ठीक है, और लेडी अगर कंसीव होना चाह रही है फिर क्या है, इसको बंद कर देना। ठीक है ना, तो पर डे एक टैबलेट है। ठीक, पर डे एक टैबलेट। अगर कोई लेडी किसी दिन एक टैबलेट मिस कर जा रही है तो उसे अगले दिन 2 टैबलेट लेने होंगे। ठीक है, अगर दूसरे दिन भी भूल जा रही है तो फिर कहा जाएगा कि आपके लिए ये कंट्रासेप्शन का मेथड सही नहीं है, आप कंट्रासेप्शन का कोई और मेथड यूज करिए। और हाँ, अब बची हुई गोलियां उससे कह दी जाएंगी कि उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, आपको खाना नहीं है। और इतने दिन तक, जितना दिन बचा हुआ है, आप कंट्रासेप्शन का दूसरा मेथड यूज करिए। अगर आपको ओसी पे जाना है तो फिर अब आपको अगले मंथ से कंटिन्यू करना हो। ठीक है, फिलहाल हाँ, इसको ये फिनिश कर देते हैं। 7 दिन का गैप क्यों? चलिए, यहाँ पे अपना फोकस जो है प्रोजेस्टेरॉन के कम हो जाने पे है ना। और ये क्या करा देगा, ये करा देगा मेंस्ट्रुएशन, ये करा देगा मैं। ठीक है, चल। तो ये हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात की। चले, एक और कंट्रासेप्टिव पिल है, बहुत पॉपुलर है नीट के लिए, है ना। उस कंट्रासेप्शन का नाम क्या है, सहेली कंट्रासेप्शन। ठीक है, सहेली। ठीक है, अब ये मार्केट में सहेली नाम से नहीं मिलता है, इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई है और इसका नाम हो गया है छाया। हाँ, पहले क्या नाम था, सहेली नाम से मिलता था मार्केट में। ठीक है, रैपर पे, है ना, सहेली लिखा रहता था। अब इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई है। ठीक है ना, आता है ना, जैसे कोई पुराना सामान उसको बेचना हो तो रीब्रांडिंग की जाती है। फेयर एंड लवली का नाम बदल के कर देंगे ग्लो एंड लवली, पहले से ज्यादा चमकदार। देखिए इधर, इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई है और अब इसका नाम क्या है, छाया नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए,
केमिकल कंपोजिशन और क्या क्या सवाल है फिलहाल। एनसीईआरटी में सहेली लिखा हुआ है तो सहेली नाम से ही आएगा अभी भी, है ना। तो इसको देख लेते हैं क्या खास बात है, इतने सवाल है, आना होगा तो इसी में से आएगा। चलिए ध्यान से सुनिए क्या क्या याद करना है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो पहली बात और सबसे खास बात, ये ये एस्टेरॉयड की नहीं बनी है, दैट मींस ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बनी हुई पिल्स नहीं है, ये हार्मोनल पिल्स नहीं है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का नहीं बना हुआ है, ये सबसे खास बात है इसकी। ये एस्टेरॉयडल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एस्टेरॉयडल है। ये क्या है, नॉन एस्टेरॉयडल। फिलहाल जो इसको खास बात ये बनाती है, ये क्या है, ये है वीकली पिल्स। क्या है, वीकली पिल्स, है ना, सप्ताह में एक गोली, सप्ताह में एक गोली। इसको भी लेने का तरीका थोड़ा और अलग है ना। पहले कुछ सप्ताह तक दो दो टैबलेट इसके लिए जाते हैं। फिलहाल ये सब बातें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, आप जो पूछा जाएगा मैं सिर्फ वही आपसे बता रहा हूं। तो ये है क्या, ये है वीकली पिल्स, ये साप्ताहिक गोली, ये सप्ताह में एक बार लेना है, ठीक है। सीडीआरआई ने एक ही काम ही किया है, वो आपके सामने। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको बनाया है ना, सहेली कंट्रासेप्शन को। तो ये भी पूछा जाता है किसने डेवलप किया है, ठीक है। अरे सुनो यार, अब अगली बात ये है कि ये क्या है, ये नॉन एस्टेरॉयडल पिल है। क्या है, नॉन एस्टेरॉयडल पिल है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। ओके, अगर नहीं है तो ये किसका बना हुआ है, चलो अगर याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। किसका बना है, ये बना है सेंट क्रोमैन का। किसका बना है, सेंट क्रोमैन का। सेंट क्रोमैन में जो केमिकल है ना, केमिकल जैसे इसमें केमिकल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो इसमें क्या केमिकल है, केमिकल का नाम है आर्मिलॉक्सिफेन। क्या नाम है, आर्मिलॉक्सिफेन। तो अगर ये पूछा जाए भाई ये किसका बना है, अगर इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो किसका बना है, तो ये बना हुआ है किसका, आर्मिलॉक्सिफेन का, सेंट्रोमैन का। क्या प्रॉपर्टी है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। और हाँ, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। एंटी एस्ट्रोजेनिक है ना, तो एस्ट्रोजन का क्या काम था, मेस्टर साइकिल हमने पढ़ा है ना, क्या काम है एस्ट्रोजन का, मेस्टर साइकिल हमने पढ़ा है ना, क्या काम था, फॉलिकुलर फेज में था ना एस्ट्रोजन, यूट्रस पे क्या रोल है उसका, यही तो पढ़ा था। एस्ट्रोजन क्या कराता है यूट्रस पे, हाँ, फॉलिकल, यूट्रस में फॉलिकल बनता है। मूर्ख हो क्या तुम लोग यार, दो ही बातें बताएं उसको याद ही नहीं कर पाए। फॉलिकुलर फेज में, दोबारा सुनो ध्यान से, लू हो यार, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल बने थे, अब बोलो हाँ, तो फॉलिकल बनने की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होगा, वो एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल एंडोमेट्रियम को रीजनरेट किया था, एक ही तो लाइन बताई थी उस पे। तो क्या काम हुआ उसका, रीजनरेशन ऑफ, ये कैसे काम कर रहा है, एंटी एस्ट्रोजेनिक है, वो एंडोमेट्रियम के सेल्स पे एस्ट्रोजन को बाइंड ही नहीं होने देगा, यही जाकर बाइंड हो जाएगा, तो उसका रोल नहीं होगा। तो कहने का सीधा मतलब है कि इंडोमेट्रियम सही से रीजनरेट होगा, लेकिन सही से नहीं होगा, उतना नहीं हो पाएगा कि इम्प्लांटेशन हो पाए, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कैसे कार्य करता है ये, इम्प्लांटेशन को रोक देता है। तो सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बीकली पिल है, सीडीआरआई ने बनाया है, नॉन स्टेरॉयडल है, कंपाउंड रखता है जिसका नाम है सेंट क्रोमैन, केमिकली वो है आर्मिलॉक्सिफेन, एंड ये एंटी एस्ट्रोजेनिक है, और ये रोक देता है किसको, इम्प्लांटेशन को। किसको रोक देता है, रोक देता है इम्प्लांटेशन को, ना, प्लांटेशन को। जो भी पार्ट आपका छूटा है जल्दी से फिनिश कर। इसको फिनिश करिए, फिर देखा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज के नाम सीक्वेंस से बताना जरा। ब्लीडिंग फेज, दूसरा नाम उसका, ब्लीडिंग फेज का दूसरा नाम मैक्चुएशन फेज, ठीक है। अगला फेज प्रोलिफरेटिव का दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फिर क्या, ओवुलेटरी, बिल्कुल सही। अगला, हाँ, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम, क्यों ल्यूटियल नाम है? क्योंकि कार्पर ल्यूटियम बना है। क्यों सेक्रेटरी? क्यों सेक्रेटरी? क्योंकि ढेर सारे ग्लैंड बन गए हैं, कहाँ, एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्यों फॉलिकुलर फेज? क्योंकि फॉलिकल बन रहा है। क्यों प्रोलिफेरेटिव फेज? क्योंकि इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है बाई प्रोलिफरेशन, और प्रोलिफरेशन कैसे होगा, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया से। डराते नहीं हो तुम, ये चैप्टर फिनिश हो रहा है तो फिर टेस्ट होने वाला है। इन तीनों चैप्टर के टेस्ट होंगे रिप्रोडक्शन के जो है ना, शेड्यूल लगेगा। शेड्यूल मिल गया क्या इसोलेटेड का? नहीं मिला अभी? इसको फिनिश कर लिया, देखा जाए क्या दिया है एनसीईआरटी में। चल, चलिए देखिए, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। क्या है इट इज, क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? के बारे में, आईयूडी है, आईयूसीडी है क्या? चलिए आगे। हाँ, oral administration of small dosage of either progesterone अथवा प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, ट्रू एंड फास्ट के लिए इसको हाईलाइट करिए, लार्ज डोज नहीं है, क्या है, स्मॉल डोज है। इसको हाईलाइट करिए, स्मॉल डोज को, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। तो जो आप कह रहे हो कि ये गोलियां प्रोजेस्ट्रॉन की बनी है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की बनी है, एक बात और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एस्ट्रोजन की नहीं बनी। दोबारा सुनो, या तो ये प्रोजेस्ट्रॉन का बना है, या ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का बना है, सिर्फ एस्ट्रोजन का नहीं बना। ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात और, ये स्मॉल डोज में है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा डोज में हो जाएगा तो फिर ये एबॉर्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के लिए यूज होने लगता है अगर ये लार्ज डोज हो जाएगा तो। चलिए आगे आइए। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में, इसी वजह से इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, पिल्स कहा जाता है, गर्भ निरोधक गोली। पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle, है ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत के जो 5 दिन है, जो ब्लीडिंग फेज के, वो लेडी कभी भी शुरू कर सकती है, उसमें भी प्रीफर किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आगे आइए, फिर कितने दिन का गैप आएगा, उस 7 दिनों के गैप में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसी पैटर्न पे काम करता है, और लेडी जब तक कंसीव नहीं होना चाह रही है तब तक इसको कंटिन्यू कर सकती है। चलिए ये आपको याद करा है, देखिए क्या क्या लिखा था, ये इनबिट करता है किसको, ओवुलेशन को, और किसको, इम्प्लांटेशन को, साथ में सर्वाइकल म्यूकस के क्वालिटी को अल्टर कर देता है। क्या अल्टर करता है, थिन की थिक, थिक कर देगा, तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, बहुत कठिनाई से होगी फर्टिलाइजेशन। चलिए, pills are very effective with lesser side effect and are well accepted by female, ठीक, ओके। हाँ, सहेली एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, वन से बिग पिल है ना? और इसमें बहुत कम साइड इफेक्ट है, और कंट्रासेप्टिव वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो हमने पढ़ लिया इसको भी। हाँ,
प्रोजेस्टेरॉन अकेले या कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ यूज हो सकता है इंजेक्शन या इम्प्लांट के फॉर्म में, तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। चले, तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक। तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले जैसे वो था पिल्स में था, प्रोजेस्टेरॉन था, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही इंजेक्शन के फॉर्म में या इम्प्लांट के फॉर्म में। इनके मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि पिल्स के हैं, ठीक। लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड जो है वो क्या हो गया है, मच लॉन्गर हो गया। अभी हमने देखा डिम्पा हमने पढ़ा 3 महीने के लिए वैलिड है, नार प्लांट हमने पढ़ा वो 5 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। अब 5 साल तक लगातार एक एक गोली खाओ, वो आसान है कि जो नार प्लांट, ऑब्वियस है जो नार प्लांट है वो क्या है, आसान, ठीक है। चले, ओके, हाँ, अब इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के बारे में ये पॉइंट बताते हैं फिर। हाँ, ये देखिए, ये है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ठीक। इसमें भी देखिए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के पिल्स हैं, लेकिन इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये नॉर्मल कंट्रासेप्टिव पिल से ज्यादा होगा, है? तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के पिल्स है या इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है, वो भी कितने समय के अंदर, 72 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन वाले पिल्स लेने होंगे इमरजेंसी के केस में। तो ये है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन अथवा आईयूडी within 72 hours of quarters have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। इस वजह से इसे क्या बोला जा रहा है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन बोला जा रहा है। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में क्या क्या बताया, कहा प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होगा, कहा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन वाला पिल होगा, कहा आईयूडी होगा। और सबसे खास बात है ये समय आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, विद इन 72 आवर, जल्दी से नोट करिए जैसे लिखा हुआ है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। 1 2 3 क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बताया, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन में है या आईयूडी है, खास बात है 72 घंटे के अंदर, क्या यह है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। ये जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं
ये मार्केट में मिलती है किस नाम से? आई पिल के नाम। ठीक है, आई पिल के नाम से। चले, इसको नोट करिएगा 72 और विद इन 72 और आप जरूर याद करिएगा। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, ठीक ना, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। ठीक है, ये सारे सवाल बता चुके हैं आप।
हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, यह है एमटीपी के बारे में। देखो व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक, एक बात और, जो एबॉर्शन है, ठीक है, इंड्यूस की बात नहीं कर रहे, जो एबॉर्शन है, ये एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है ना, अपने आप भी हो सकता है बॉडी के फिजियोलॉजी की वजह से। लेकिन अगर ये जानबूझ के कराया जाए तब इसको क्या बोला जाएगा, तब इसको एमटीपी बोला जाएगा। मेरी बात दोबारा सुनो, एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये जानबूझ के कराया जाए, डेलिब्रेटली, जानबूझ के, वॉलंटरी, जानबूझ के, जब ये जानबूझ के कराया जाएगा, जब ये इंड्योर्ड होगा, तब इसे क्या बोला जाए, तब इसे बोला जाता है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, इंड्योर्ड एबॉर्शन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, तो एमटीपी परफॉर्म कब कराया जा सकता है, उसके कुछ नियम है, कुछ कानून है, इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो एमटीपी कराया जाएगा गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, कोई कपल है प्रेगनेंसी नहीं चाह रहा, ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं, देखिए जरा, सबसे पहला क्या है, प्रेगनेंसी जो है वो जानलेवा है, ठीक है, घातक है, किसके लिए, बेबी के लिए या मदर के लिए या दोनों के लिए, है ना। तो फिर एमटीपी परफॉर्म कराया जा सकता है, जान पे बात आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा है यूजेनिक, ठीक, अब ढेरों टेक्निक है जिससे ये पता लग जाता है कि जो बेबी है ना, उसका जीनोटाइप नॉर्मल है, नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है कि या कोई सिंड्रोमिक है वो, क्या, अगर सिंड्रोमिक बेबी है तो एमटीपी परफॉर्म कराया जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है, कौन सा काज बोला जाएगा, यूजेनिक्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यूजेनिक्स कहा जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है ह्यूमनिटेरियन, ठीक है, कोई रेप विक्टिम है, ठीक, उसके लिए अलाउड है एमटीपी, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ह्यूमनिटेरियन, ठीक है। अगला क्या है, अगला है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक, कोई कपल है, कंट्रासेप्शन का कोई मेथड यूज नहीं किया है और इंटरकोर्स कर लिया, तब भी क्या है, एमटीपी अलाउड है। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन, कोई कपल है, कंट्रासेप्शन का कोई मेथड यूज कर रहा था लेकिन वो फेल कर गया, वो फेल कर गया, तब भी एमटीपी परफॉर्म कराया जा सकता है। अगला क्या है, क्या लिखा है, लो सोशियो इकोनॉमिकल पोजीशन, ठीक है, कपल कह रहा है कि माई बाप हम अपना ही खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं अभी, तो हम बेबी का खर्चा कहां से उठाएं, तो इस केस में भी क्या है, इस केस में भी एमटीपी परफॉर्म कराया जा सकता है, ठीक है। सवाल देगा कि एमटीपी कब परफॉर्म कराया जाता है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन रहेगा, आप इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए, एमटीपी को भारत देश में कानूनी मान्यता मिल गई थी कब, तो भारत देश में एमटीपी लीगलाइज्ड है। बहुत ऐसे कंट्री हैं दुनिया भर में जहां पे एमटीपी लीगलाइज्ड नहीं है, लेकिन भारत देश में एमटीपी क्या है, लीगलाइज्ड है, और आज का नहीं, अब देखिए कब, 1971 में, 1971 में, है ना। भारत देश ने फैमिली प्लानिंग कब शुरू किया, 1951 में, उसके 20 साल बाद, 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 1971 हो जाएगा। 1972 क्यों आपको याद कराया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, फिलहाल आप इसको याद करो, एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया भारत देश में, हाँ, चलिए, एमटीपी सेफ होता है पहले ट्राइमेस्टर में, पहला ट्राइमेस्टर कहने का क्या मतलब, अरे प्रथम तिमाही कितना सप्ताह, ट्राइमेस्टर में 3 सप्ताह, कितना, 12, तो सेफर है, पहले ट्राइमेस्टर में सेफ एमटीपी,
दूसरे ट्राइमेस्टर में ये क्या हो जाएगा, रिस्कियर हो जाएगा, है ना, खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो शुरू के 3 महीने तक की अगर प्रेगनेंसी है तो एमटीपी सेफ है। अब 3 से ज्यादा होने लगा, लेडी अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, बेबी अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, अब ये क्या हो चुका है, अब ये रिस्कियर होता चला जाएगा समय के साथ। तो रिस्कियर है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इधर देखिए, लीगल लिमिट, एमटीपी के लिए लीगल लिमिट जो है ना, और देखिए क्या लिखा हुआ है, 24 वीक के बराबर या उससे कम किसी भी हालत में, 24 वीक से ज्यादा नहीं होगा, इसके अंदर ही एमटीपी कराना है। अगर 24 सप्ताह पूरा हो गया है तो किसी भी वजह से, इसमें से कोई भी कारण हो, उसके लिए कानूनी मान्यता नहीं है कि एमटीपी परफॉर्म करा जाए। अभी हाँ, ये लीगल लिमिट जो था वो कितने का था, ये 20 सप्ताह का ही था, ठीक है ना, 20 सप्ताह का था, ठीक। लेकिन वो जो, जब कठुआ वाला गैंग रेप के बाद से क्या हुआ, जो एमटीपी के जो नियम है, ठीक है, और डिफरेंट प्रकार के जो एक्ट हैं, पास्को एक्ट है, उसमें बहुत बदलाव किया गया। उसी का एक बदलाव ये है, ठीक। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, मान लो अगर कहीं पुराने सवाल से उठा के दे दिया, तो फिर आंसर क्या होगा इसका, 20 सप्ताह होगा लीगल लिमिट। 20 सप्ताह करने का मतलब क्या, 5 मंथ, उसके बाद एमटीपी परफॉर्म नहीं कराया जा सकता, इसमें से चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है। 5 सप्ताह, और अभी हमने आपने पढ़ा है 5 सप्ताह पे फीटल मूवमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, हेयर ऑन हेड की बात कर रहे थे, मेजर ऑर्गन कब बन गए हैं उसके, मेजर ऑर्गन कब बन गए हैं उसके, जैसे लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटलिया। हाँ, ये बात कहाँ लिखी हुई थी, मेजर ऑर्गन डेवलप, कब लिखा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन डेवलप, एग्जाम्पल में क्या लिखा था, के आगे क्या लिखा था, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। तो अब देखिए कि लीगल लिमिट ये है, ठीक है, याद रखना। तो पहले में सेफ होगा, दूसरे में रिस्क बढ़ जाएगा, भारत देश में लीगल लिमिट है क्या, ये ऑप्शन नहीं होगा तो किसको टिक करने वाले हो, 20 सप्ताह। कहेगा क्या लीगल लिमिट है एमटीपी की, का ना 20 सप्ताह, कब, जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब, क्या। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, या इसी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाता है। नियरली एक साल में पूरे दुनिया भर में कितना एमटीपी परफॉर्म होता है, 45 से 50 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है ना। तो 450 लाख से लेके 500 लाख तक, ठीक है। तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं पूरे दुनिया भर में एक साल में। और हाँ, ये पूरे कंसीव प्रेगनेंसी का, पूरे दुनिया भर में जितनी लेडी कंसीव हो रही है एक साल में, उसका कितना है ये, 1/5 है, दैट मीन 20%। तो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का कितना है एमटीपी, 20%, 1/5 है। तो याद रखिएगा, ट्रू एंड फॉल्स में यह सवाल देगा कि एक साल में टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का कितना एबॉर्शन होता है, तो क्या आंसर होगा, 20%, 1/5 ना। और अगर डेटा पूछेगा कि एक साल में कितना एमटीपी होता है, तो क्या बोलोगे, 45 से 50, 45 से 50,
45 से 50 क्या, कौन सा डेटा है ये, मिलियन, 45 से 50, ओके। क्या लिखा है 1/5, वही बराबर करके लिखिए 20%। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट हमने बताया कि कई कंट्री है जहां पे एमटीपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे अभी भी उन देशों में यह बहस का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन एमटीपी उनके यहाँ लीगलाइज नहीं है। उनके कई कारण हो सकते हैं, इमोशनल हो सकता है, इथिकल हो सकता है, ठीक है ना, रिलीजियस हो सकता है, या सामाजिक कोई कारण हो सकता है, लेकिन भारत देश में लीगलाइज करा दिया गया है कब, 1971 में, टिक कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ है भारत देश में। भारत पहला देश है पूरे दुनिया का जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है। ओके, इधर देखिए 20 साल बाद एमटीपी को लीगलाइज करा दिया गया है, कौन सा सन है, 1971। ठीक है, और हाँ उसके साथ जो है कई सख्त कंडीशन भी हैं, है ना, कि इसका मिसयूज ना होने पाए। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. सख्त कानून इस वजह से बनाया गया है कि इसका दुरुपयोग न होने पाए, खास करके फीमेल फिटिसाइड, अगर कोई फिटस जो है अगर फीमेल बेबी है ना, तो उस केस में एमटीपी लोग ज्यादा परफॉर्म कराते थे इस वजह से। ठीक है, पहले लोग कराते थे, अभी पढ़े लिखे लोग सभी लोग होशियार। इधर आइए, तो अब हम लोग बात करेंगे वाई एम टी पी, है ना, क्यों एमटीपी क्यों जरूरी है, सीधा सा आंसर है गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, बाकी सारे कारण हमने बता दिया आपको, जच्चा या बच्चा या जच्चा बच्चा दोनों के जान को खतरा हो, वो जो पहले बताया। इसमें आइए जरा, एमटीपी सेफ है पहले ट्राइमेस्टर में। पहले ट्राइमेस्टर करने का मतलब कितने वीक का प्रेगनेंसी, 12 वीक तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन क्या हो जाता है, ज्यादा ज्यादा रिस्कियर हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा रिस्कियर हो जाता है, क्या, ज्यादा रिस्कियर। ठीक, लीगल लिमिट भी बता दिया है। चलिए अब ये तो पुराना एक्ट दिया हुआ है एमटीपी का, 2017 वाला, लेकिन अगर आना होगा तो इसी से आएगा। 2017 का जो एमटीपी का एक्ट है उसको आप देख लीजिए, दो सवाल है जो बता दें। चलिए देखिए जरा, तो ये एमटीपी एक्ट का जो अमेंडमेंट, व्हाट इज अमेंडमेंट, संशोधन, है ना, तो ये संशोधन या सुधार बोल सकते हैं, ये 2017 है ना, तो सवाल जो आएगा ये इसी से आएगा, आपकी बुक में यही दिया हुआ है। तो एमटीपी 2017 जो अमेंडमेंट है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सुधार किया गया है क्योंकि भारत सरकार का क्या इंटेंशन रहा है, क्या रिड्यूस करना चाह रहा है, इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, है ना, इलीगल अबॉर्शन को रोकना चाह रहा है, साथ में जो मैटरनल मोर्टेलिटी और जो मार्बिडिटी है उसको भी क्या करना चाह रहा है, उसको भी कम करना चाह रहा है, जो किससे जुड़ा हुआ है, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या सवाल है उसको देखिए जरा। सवाल यह है कि अगर फर्स्ट 12 वीक तक प्रेगनेंसी के एबॉर्शन कराया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी जरूरी है। तो कितने डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए, एक। ठीक है, वो भी
RMP हो, व्हाट इज RMP? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ठीक है ना, वो होना चाहिए। तो एक डॉक्टर की ओपिनियन, ठीक, कितने सप्ताह तक? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एबॉर्शन होना है तो कितने डॉक्टर की राय लेनी है? एक डॉक्टर की। ये एमटीपी का अमेंडमेंट है 2017 का, ठीक है। ओके, अब चलिए यहां देखिए, इधर देखिए, 12 सप्ताह तक, दैट मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर प्रेगनेंसी है तो कितने डॉक्टर के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, बताइए? तो एक डॉक्टर की राय लेनी जरूरी। 12 सप्ताह, अगर 12 सप्ताह से ज्यादा हो गया है और 24 सप्ताह से कम, 24 सप्ताह के बाद तो लेगलाइड ही नहीं है। इस वजह से क्या लिखा हुआ है? लेस देन 24, ठीक है, लेस देन 24। हमने 24 के बराबर भी नहीं किया है इसको, क्यों? क्योंकि कुछ स्पेशल केसेज में ही 24 वीक के लिए मान्यता है, नहीं तो सभी नॉर्मल केसेज में, है ना, सभी नॉर्मल केसेज में 24 वीक की भी मान्यता नहीं है, स्पेशल केसेज में है, ठीक है। तो 12 सप्ताह से ज्यादा और 24 सप्ताह से कम के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तो कितने डॉक्टर्स के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है? ये सवाल है, ये है 2017 का अमेंडमेंट, जो आपको याद रखना है, किनारे नोट करिए, ये है 2017 का अमेंडमेंट। 12 वीक से ज्यादा और 24 सप्ताह से कम, दो डॉक्टर की, बाकी लिखा है वन डॉक्टर की। हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे आइए, अगला है यहाँ पे STI, पहले नाम था STD, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, अब नाम बदल गया है, क्या नाम है? STI। व्हाट इज STI? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, नाम में ही दिख रहा है ना। तो इन्फेक्शन या डिजीजेस जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से,
है ना, उन्हीं को मिला करके क्या बोला जाता है, एसटीआई। एसटीआई को और क्या बोला जाता है, वेनरल डिजीज। क्या बोला जाता है, इसी को और क्या बोला जाता है, आरटीआई। व्हाट इज आरटीआई, व्हाट इज आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। तो चाहे एसटीआई बोला जाए, चाहे वीडी बोला जाए, और चाहे आरटीआई बोला जाए, बात एक। व्हाट इज वीडी, वेनरल डिजीज। व्हाट इज आरटीआई, व्हाट इज एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक है, चलिए। तो कुछ बीमारियों के नाम है, नंबर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो एक यहां पे नाम पढ़िए, नाम पढ़ते चलिएगा। पहला क्या लिखा हुआ है, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया एक निजेरिया नाम का बैक्टीरिया करता है, निजेरिया या नाइजेरिया गोनोरी। ठीक है, चलिए। दूसरा क्या है, सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया करता है, नाम है ट्रिपेनिमा पैलिडम। ठीक है, ट्रिपेनिमा नामक बैक्टीरिया करता है। ठीक है, अगला क्या है, जेनाइटल हर्पीज। ठीक है, ये कौन करता है, हर्पीज वायरस करता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये चौथा क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया भी क्या है, बैक्टीरिया ही। ठीक है, चलिए। अगला है जेनाइटल वायरस करता है। ठीक है, ट्राइकोमोनियसिस, ये करता है प्रोटोजोवन, ये करता है प्रोटोजोवन। ठीक है, ओके। हेपेटाइटिस बी करता है वायरस, अभी मैं नोट कराऊंगा, पहले नंबर दीजिए आप। ठीक है, और ऑब्वियस है हम लोग बात जरूर करेंगे किसके बारे में, एचआईवी के बारे में। कितने हो गए, नंबर दे रहे थे ना, कहां तक पहुंचा नंबर, 8 पहुंचा। ओके, तो देख लेते हैं, नंबर दिया ना, 1 2 सही नंबर दिए हो ना। चलो अब देखो इधर, तो 1, ओके, देखते चलते हैं। देखो इधर, देखो इधर, पहले फिर नोट करना। देखो इधर, ऐसे में किनारे यहाँ पे आपने नंबर दिया है, अगर सही नंबर दिया, सही देना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहली बीमारी क्या है यहाँ पे, तो क्या यार बताओ, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया का कारण जो होगा वो होगा बैक्टीरिया, बी फॉर बैक्टीरिया। क्यों ये सवाल बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही मिक्स करके देगा, कहेगा कितने बैक्टीरियल हैं कितने वायरल। ठीक है, इधर आइए। दूसरा कौन सा है, सिफिलिस, ये भी क्या है, ये भी है बैक्टीरियल। तीसरा कौन सा है, जेनाइटल हर्पीज है ना, तो ये हो गया वायरल। क्या हो गया, वायरल। चौथा है क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। ओके, अगला क्या है, अगला है जेनाइटल वार। जेनाइटल वार जो है ये है वायरल, 5वें नंबर पे। छठे पे है ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, प्रोटोजोवन है। क्या है, प्रोटोजोवन है, पी पूरा नोट करूंगा, प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन। अब ठीक है, हेपेटाइटिस बी क्या होगा, वायरल होगा। और एचआईवी भी क्या है, वायरल। चलिए ऐसे नोट करिए जैसे किनारे लिखा हुआ।
नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? चलिए, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, HIV इन्फेक्शन के बारे में हम ह्यूमन हेल्थ में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन जो आपने, सुनो यार मेरी बात सुनो, जो इन्फेक्शन अभी आपने नंबर दिया है, 8 नंबर दिया है ना, तो उसमें से जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया और HIV हो गया, कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, with infected person, transfusion of blood, or from one infected mother to fetus। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, दो ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम बताओ, है ना, जिनका सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, अगर इन्फेक्टेड ब्लड की शेयरिंग हो जाए, कंटामिनेटेड ब्लड की शेयरिंग हो जाए, तब भी ये क्या होंगे, तब भी ये स्प्रेड हो जाएंगे। तो STI, ठीक है, along with sharing of contaminated blood and blood product, क्या आंसर होगा? HIV एंड हेपेटाइटिस बी। क्या HIV एंड हेपेटाइटिस बी? ठीक है, किनारे नोट करना जरा, HIV एंड हेपेटाइटिस बी, HIV एंड हेपेटाइटिस बी can be also spread by, can be also spread by, can be also spread by sharing of, sharing of, ये लिखा sharing, sharing of infected needle, sharing of infected needle, है ना, infected needle and contaminated blood products, infected needle and contaminated blood product, contaminated blood product। ठीक है, अब देखो इसमें दो बातें, एक है यहां पे शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल, ठीक है, तो इन्फेक्टेड निडल का शेयरिंग से क्या लेना देना है, इसका ये लेना देना है, दो बातें। तो सबसे पहले इसका मतलब है ड्रग एब्यूजर्स का, किसका है? ड्रग एब्यूजर्स का, ठीक है ना, ड्रग एब्यूजर्स का। ठीक, जो हीरोइन है, ठीक है ना, वो इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक, तो आगे हम लोग ड्रग पढ़ने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में, ठीक है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में। तो होता क्या है, जो भी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, जानते हैं ड्रग एब्यूजर्स, छोटे मोटे नशेड़ी नहीं, बड़े नशेड़ी ना, दारू और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, दारू उनके लिए बहुत छोटी बात है, उनको नशा ही नहीं आता दारू, ठीक है, उनको नशा सिर्फ किससे आता है? कोकीन से, चरस से, है ना, गांजा भी उनके लिए छोटी बात है ना, हीरोइन से, ऐसे नशा आता है। सुनिए, तो वो क्या करते हैं, उनका जो नशेड़ियों का ग्रुप होता है ना, वो नशेड़ियों का ग्रुप एक ही सिरिंज से, एक ही सिरिंज से, एक ही सिरिंज में वो ड्रग भर के एक ही निडल का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से उस ग्रुप में जितने लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और उन नशेड़ियों में ज्यादा चांस है कि उसमें क्या हो, कोई HIV से इन्फेक्टेड भी हो। तो निडल शेयरिंग का एक तो ड्रग एब्यूजर्स का, क्या है? ड्रग एब्यूजर्स का। निडल शेयरिंग का जो टर्म है वो ड्रग एब्यूजर्स के लिए ही है, ठीक है, अगर किसी मेडिकल स्टाफ के लिए होगा तो निडल शेयरिंग नहीं होता है, एक्सीडेंटल निडल प्रिक बोला जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना किसी पेशेंट को HIV है तो कोई मेडिकल स्टाफ है गया और उससे निडल उसके बॉडी में जो लगा था उसको अपनी बॉडी में लगा रहा है, तो शेयरिंग थोड़ी ना कर रहा है,
वो क्या है, वो एक्सीडेंटल निडल प्रिक है, वो अलग बात हो गई। शेयरिंग जब भी टर्म आएगा तो हम समझेंगे किसके बारे में बात हो रही है, ड्रग एब्यूजर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, ड्रग एब्यूजर्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा क्या था, दो बातें हैं उसमें, एक बात तो ये है, क्या बात है, शेयरिंग निडल के शेयरिंग, और दूसरा था कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो सफर कर रहा किससे, सिकल सेल एनीमिया से, सफर कर रहा किससे, थैलेसीमिया से। अब इन लोगों को पीरियाडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है ना, एक निश्चित अंतराल पे, 1 महीने पे, 1.5 महीने पे, 3 महीने पे इनके ब्लड क्या है, बदलने पड़ते हैं पूरा, है ना। तो इतना बार बार फ्रीक्वेंटली ब्लड पूरा चेंज हो रहा है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो कंटामिनेशन के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमने ये याद किया कि इनमें से कौन से ऐसी दो बीमारियां हैं जो एसटीआई तो है ही, साथ में इन्फेक्टेड निडल शेयरिंग से और कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट से भी स्प्रेड हो जाएंगे। तो आंसर क्लियर है, क्या आंसर, क्या है आंसर, हेपेटाइटिस बी और ओके। इधर देखिए, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी इंफेक्शन को छोड़ करके बाकी सब क्या है, उनका संपूर्ण निदान है, कंप्लीटली करबल है, अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो सवाल यह है कि कौन से करबल नहीं, कौन से क्योरेबल नहीं है, बताइए कौन से क्योरेबल नहीं है, कौन कौन से, कौन से, ये है नॉन क्योरेबल। क्या लिखा हुआ है, नॉन क्योरेबल। क्या लिखा है ये लिखा है ग्रोथ हार्मोन। क्या लिखा है, ग्रोथ हार्मोन, जीएच लिखा, ग्रोथ हार्मोन लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक बात है। तो एक तो हो गया जेनाइटल हर्पीज, क्या हो गया, जेनाइटल हर्पीज, ठीक, जीएच पूरा लिखा ही है, जेनाइटल हर्पीज लिखा ही है, ओके। एच फॉर हो गया एचआईवी, और एच फॉर हो गया, ऐसे नोट करिएगा। तो तीन नाम दिख रहे हैं इसमें, दिख रहे हैं आपको, क्या क्या दिखा, एक तो ग्रोथ हार्मोन लिखा है, तो ये हो गया जेनेटल हर्पीज, एच से एचआईवी और एच से हेपेटाइटिस, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको क्या याद किया हमने, ये क्या है, ये करबल नहीं है। जैसे लिखा है जल्दी नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए, अब जो एसटीआई होते हैं उनके शुरुआत के जो सिम्टम्स होते हैं वो माइनर होते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं होती है पेशेंट। और ये माइनर सिम्टम क्या आते हैं इसमें, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन एंड swelling, ये सब है जेनाइटल रीजन में। तो एसटीआई के अर्ली सिम्टम क्या है, माइनर है, उसमें क्या क्या है, इचिंग है, और क्या है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, और क्या है, स्लाइड पेन है, और क्या है, swelling। कहां पे, जेनाइटल रीजन, ठीक है। अगली बात क्या है, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स हैं वो प्रायः एसिम्प्टोमेटिक होती है ना, बीमारी के लक्षण जल्दी अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बीमारी लंबे समय तक पता ही नहीं चलता है, ठीक। तो लेस सिग्निफिकेंट होना सिम्टम का, या सिम्टम का ना पाया जाना अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन के, या अगर एसटीआई हो भी गया है
तो लोग दूसरे को बताना नहीं चाह रहे, ठीक है, सोशल स्टिग्मा, ठीक है, deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। तो समय से इलाज ही नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे बीमारी क्या हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है, पुरानी हो जाएगी। पुरानी बीमारी को क्या बोला जाता है, क्रोनिक बोला जाता है। बीमारी कोई 6 महीने से पुरानी हो गई तो क्रोनिक, ठीक है। नई नई बीमारी को क्या बोला जाता है, एक्यूट। चल, दिस कुड लीड टू, अगर शुरू में पता नहीं लगा ना तो अब ये आगे चल के किसका रूप ले लेगा, पीआईडी का। याद रखना, व्हाट इज पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। इसके अलावा ये किसका कारण हो सकता है, सुनो यार सवाल क्या है, सवाल ये है कि अर्ली स्टेज में अगर एसटीआई डिटेक्ट नहीं होगा तो क्या कर सकता है, तो पीआईडी कर सकता है, और क्या कर सकता है, एबॉर्शन कर सकता है, और क्या कर सकता है, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का सीधा मतलब है मरा हुआ बच्चा पैदा, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, स्टिल बर्थ बोला जाता है। और क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और क्या है, इनफर्टिलिटी, और क्या है, कैंसर, ठीक है, एसटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो बताओ क्या क्या कहा, पीआईडी 1, एबॉर्शन 2, स्टिल बर्थ 3, एक्टोपिक प्रेगनेंसी 4, इनफर्टिलिटी 5, कैंसर 6। क्या याद किया, क्या है ये, अगर अर्ली स्टेज में एसटीआई डिटेक्ट नहीं होगा तो किसका कारण हो सकता है, इन 6 का कारण हो सकता है। नंबर दीजिएगा, ठीक है। चले, अब इसमें अगला सवाल यह है कि किस उम्र के लोगों में यह बीमारी ज्यादा लग सकती है। ये देखिए, तो ज्यादा वनरेबल एज कौन सा है, किन लोगों को यह बीमारी लगने के ज्यादा चांसेस, तो आपके एज ग्रुप में देखिए 15 से 24, तो 15 टू 24 ईयर जो है ये वनरेबल एज ग्रुप है इसका, ठीक है। इसको हाईलाइट करिएगा, 15 से लेके 24 साल तक का जो एज है वो वनरेबल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ये, ठीक है। एसटीआई के लिए वनरेबल एज ग्रुप कौन सा है, 15 से 24। हाँ, देखिए क्या कह रहा है कि जो वनरेबल एज ग्रुप है वो 15 से 24 साल का है एज ग्रुप, ठीक है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक, अगर किसी को एसटीआई हो गया है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, तो ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और जो लोग सुन के घबरा जा रहे हैं उनके लिए प्रिवेंशन पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इंफेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो, avoid sex with unknown partner, multiple partner, always try to use condom during quarters, in case of doubt one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, और हाँ एक सवाल यहां से जरूर आएगा एआरटी से, एक सवाल जरूर आएगा एआरटी से, व्हाट इज आर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक सवाल श्योर स्टार्ट है यहां से जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे एआरटी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बात करें। एआरटी को देखे जरा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी कपल को कब बोला जाएगा इनफर्टाइल, किसी कपल को इनफर्टाइल कब कहा जाएगा, ठीक है। हाँ,
एनसीईआरटी में जो डिफिनीशन दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई कपल है और वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में है, वो 2 साल तक हो चुके हैं लेकिन लेडी कंसीव नहीं हो रही। ठीक है, तो डिफिनीशन ये बोलेगा कि कोई कपल है 2 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में है, मतलब वो कपल कंट्रासेप्शन का कोई मेथड यूज नहीं कर रहा, कोई सा भी कंट्रासेप्शन का मेथड, नेचुरल बैरियर कुछ भी नहीं, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद भी लेडी कंसीव नहीं हो रही। तो ऐसे कपल को क्या बोल दिया जाएगा? इनफर्टाइल। क्या बोला जाएगा? इनफर्टाइल बोला जाएगा। अब ऐसे ही लोगों के लिए है ART। व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये लेडी कंसीव नहीं हो पा रही है, इस कपल की अगर आप बात कर लो तो, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा? ये असिस्टेड करेगा। व्हाट इज असिस्टेंट? सहायक। तो ये सहायता करने वाला है, सहायता करने वाला है रिप्रोडक्शन। तो नाम है ART। व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, अब इसमें दो बातें हैं। ठीक है, अब दो बातों में एक बात यह है कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल नॉर्मल नेचुरली फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी में कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में कहां होता है? एम्पुला में होता है। चलो, अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेल में भी हो सकता है, प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में भी हो सकता है। अब इस केस में क्या होने वाला है? मेल और फीमेल गैमेट लेना है और उसको मेल और फीमेल गैमेट लेना, दो चीजें हो सकती हैं। या तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा, या मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है फीमेल बॉडी के बाहर होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है और उसी में बच्चा बड़ा हो रहा है या बच्चे का ग्रो हो रहा है, नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट का वो कहां हुआ है? फीमेल बॉडी के बाहर हुआ। बाहर कहां? लैब में। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर पूरा मिलाकर के बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अब इसको बाद में नोट करेंगे, पहले आप इसको समझिए। दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट में हम ये देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो वो फीमेल के बॉडी के बाहर होगा, उन सभी टेक्निक्स को हम किस में रखेंगे? इन विट्रो में रखेंगे। ये एग्जांपल, ठीक है। इधर आइए, अब दूसरा टेक्निक हम ये देखेंगे जहां मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फीमेल के बॉडी में होगा। ठीक है, और फीमेल के बॉडी में होगा तो क्या बोला जाएगा? इन वाइवो। ये बोला जाएगा इन विट्रो। ये क्या बोला जाएगा? इन वाइवो। तो पहले ये टर्म क्लियर हो जाओ फिर आगे। व्हाट इज इन विट्रो? फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी। व्हाट इज इन वाइवो? तो सबसे पहला सवाल तो ऐसे कहता है, कहेगा इनमें से कौन सा इन विट्रो है, कौन सा इन वाइवो। जैसे ये देखो, ये है जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये तीनों इन विट्रो है। वैसे इसको हमने एक ही में मर्ज कर दिया, हमने कहा बताना कितना इन विट्रो है कितना इन वाइवो है, तो आपको याद रहेगा तभी बता पाओगे। इधर देखो, इन वाइवो में पहला क्या लिखा है? गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला क्या है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
ठीक है, तो कौन कौन से इन विट्रो हैं, कौन कौन से इन वाइवो, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। चलिए इसको समझिए, देखो इधर। यहाँ देखिए, इसको देखिए, मेल में हमने क्या क्या लिखा है, मेल में हमने लिखा है हस्बैंड और डोनर, दो मेल कंसीडर कर रहे हैं, तो फीमेल कंसीडर कर रहे हैं वाइफ और डोनर, ये है कपल, है ना, ये कपल। ध्यान से सुनिए, अब मान लेते हैं कि इस कपल में मेल को ए जो स्पर्मिया है ना, सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं, ठीक है, तो देखो इधर, इससे क्या लिया जाएगा, ओबम। अब हस्बैंड से स्पर्म तो मिल नहीं पा रहा है, तो स्पर्म किससे लिया जाएगा, डोनर से लिया, ठीक है, और इनको फ्यूज करा दिया, बॉडी के बाहर फ्यूज कराया गया, बॉडी के बाहर फ्यूज कराया गया, तो कौन सी कैटेगरी होगी ये, इन विट्रो होगा, ठीक है, फ्यूज करा लिया, क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट से कितने सेल है ये, 8 है ना, जाइगोट से लेके 8 सेल तक का जो एम्ब्रियो है, कहां से कहां तक, जाइगोट से लेके 8 सेल तक का जो एम्ब्रियो है, उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, इसी को बोला जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक बात और, जैसे यहां देखो, जैसे मान लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो वाइफ में है और वो ओवम नहीं बना पा रही है, तो इस कपल से क्या लेते, और हाँ किसी डोनर लेडी से क्या लेते, समझ चुके होंगे, क्लियर है ना ये। चलिए, तो अब क्या याद करना है, अब ये याद करना है कि जाइगोट से लेके 8 सेल तक का एम्ब्रियो, जाइगोट से लेके 8 सेल तक का एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है, उसी को जिफ्ट बोला जाता है। तो क्या याद किया हमने, जिफ्ट में हमने क्या याद किया, जाइगोट से लेके एट सेल्ड एम्ब्रियो कहां ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना, क्यों बार बार इस पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है, नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, लेकिन क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, जाइगोट से लेकर के 8 सेल तक का एम्ब्रियो है ना। अगर आपको ये बात याद नहीं रहेगी ना, तो आपको क्या लगेगा, आपको बार बार लगे नहीं जाइगोट ही रहता होगा, सिर्फ जाइगोट नहीं, जाइगोट से लेके 8 सेल तक का एम्ब्रियो हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, गिफ्ट बोला जाएगा। अगर 8 सेल से ज्यादा का एम्ब्रियो है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं, उसे कहां भेजा जाएगा, यूटेराइन केविटी में भेजा जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर।
यूटेराइन कैविटी में। 8 सेल से ज्यादा का एम्ब्रियो है तो उसको यूटेराइन कैविटी में भेजो तो क्या बोला जाएगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोला, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, ओके। अब तीसरा जो है इन विट्रो में वो है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ध्यान से सुनना। ये हस्बैंड और ये है वाइफ, ठीक है, ये कपल है। हस्बैंड जो है उसको है ऑलिगोस्पर्मिया, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ है, लेकिन स्पर्मेटोजोआ का नंबर इतना कम है कि फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं हो पा रहा। नंबर क्या है? कम है। नंबर क्या है? कम है। तो क्या किया गया? 2 पैटर्न होते हैं। तो क्या किया गया? अब यहां से एक स्पर्म को सेलेक्ट करेंगे। स्पर्म तो है ना, नंबर कम था, तो हस्बैंड से क्या लिया? स्पर्म लिया और यहां से ओवा लिया और लैब में फ्यूज करा दिया, ठीक है। और फ्यूज कराने के लिए ध्यान से सुनना क्या करने वाले, यहां पे डायरेक्टली एक ही स्पर्म लिया था ना, उस स्पर्म को माइक्रो नीडल की सहायता से ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया पूरा। क्या नाम है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाएगा। ऑब्वियस है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जाइगोट बन गया एक बार, चाहे आप इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो। फिलहाल फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है ना, तो क्या बोला जाएगा? इन विट्रो। तो इन विट्रो में क्या क्या हुआ? इन विट्रो में क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज जिफ्ट? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो जाइगोट से लेके 8 सेल तक का एम्ब्रियो कहां भेजा जाता है? ओके। और व्हाट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर? अगर एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा है तो कहां भेजोगे? यूटेराइन कैविटी में। उसे क्या बोला जाएगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाएगा। और इसमें तो क्लियर है, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया है, किससे? माइक्रो नीडल की सहायता से, माइक्रो नीडल। ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी में हो, उसको देखते हैं। तो पहला यहाँ पे गिफ्ट। व्हाट इज गिफ्ट? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन। चलो ध्यान से सुनना। कोई लेडी है, ठीक है, और उसमें इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, हार्मोन का लेवल सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां है? फैलोपियन ट्यूब में है। फैलोपियन ट्यूब में जो है वो ब्लॉकेज आ गया। फैलोपियन ट्यूब में क्या है? ब्लॉकेज आ गया है ना, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte एम्पुला तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, कहीं ब्लॉकेज, ठीक है। तो उस लेडी को कोई दूसरी डोनर लेडी क्या करे? उसको गिफ्ट कर दे। क्या गिफ्ट कर दे? ओवम। तो गिफ्ट किसे दिया जाता है? उन लेडीज को जिनके फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है। गिफ्ट कौन देगा? कोई दूसरी लेडी, ठीक है ना। तो वो ओवम, ध्यान से सुनिए, उस ओवम को हम कहां रखेंगे? एम्पुला में। क्या नाम है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो कौन सा गैमेट ट्रांसफर कर रहे हो? फीमेल गैमेट। ओवम कहां? फैलोपियन ट्यूब में। अब उसके बाद से बाकी सभी चीजें क्या होंगी? नेचुरली होंगी। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? वो तो एम्पुला में हो रहा है, फीमेल के बॉडी में हो रहा है। तो किसका एग्जांपल? हाँ, इन वाइगो। व्हाट इज गिफ्ट? पूरा नाम, नाम भी पूछा जाता है। और हाँ, एक सवाल जरूर आएगा, श्योर शॉट है, 100% गारंटी यहां से सवाल आने की। तो ये है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट किसे दिया जाता है? लेडी को। लेडी को गिफ्ट कौन करेगा? कोई दूसरी लेडी करेगी। क्या गिफ्ट करेगी?
ओके ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक है किसी ऐसे कपल के लिए जहां हस्बैंड को क्या है, ऑलिगोस्पर्मिया। क्या है? ऑलिगोस्पर्मिया। अब ये दो तरीके से होगा, या तो जो हस्बैंड का सीमेन है उसको स्टोर करके रख रहे हैं, उसका अमाउंट जब ज्यादा हो रहा है तो फीमेल जेनाटल ट्रैक में रिलीज कर दे रहे हैं। कहां रिलीज करेंगे? सिरिंज की सहायता से वेजाइना में रिलीज करा देंगे। ठीक है, चलिए। या कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड के साथ साथ डोनर का भी सीमेन एक ही में मिला दिया जाता है, जिससे अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो जाए। अब फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कि जो हस्बैंड वाला स्पर्म है वही ओवम को क्या करे, फर्टिलाइज करे। ठीक है, और वैसे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, अगर ये नहीं कर पाएगा तो फिर डोनर वाला। ठीक, अब दो बातें हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को डायरेक्टली फीमेल जेनाटल ट्रैक में इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजेशन के चांस को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस सीमेन को कहां रिलीज करा दो? इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन केविटी में रिलीज करा दो। तो क्या बोला जाएगा? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। चाहे आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा, ये भी आर्टिफिशियल ही है। क्या अंतर है? लोकेशन की, इसमें वेजाइना में और इसमें यूटेरस में। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फीमेल के बॉडी में होगा। अगर फीमेल के बॉडी में होगा तो कौन सा पैटर्न? समझ चुके हो? तो कौन कौन इन विट्रो में याद कराया और क्या क्या इन वाइवो में याद कराया, बताओ जल्दी से। व्हाट इज गिफ्ट? व्हाट इज गिफ्ट? व्हाट इज IUT? व्हाट इज AI? व्हाट इज IUI? हाँ, व्हाट इज IUT? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, व्हाट इज PD? व्हाट इज PID? व्हाट इज PID? व्हाट इज VD? व्हाट इज STI? व्हाट इज RTI? हाँ, WHO? RCH? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, MMR? IMR? हाँ, ठीक है, HIV? व्हाट इज HIV? ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज, आगे पढ़ेंगे। चल भाई, इसको हाईलाइट करो। ART, व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, यहां देखिए, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन। तो लैब में बिल्कुल सिमिलर वैसे ही कंडीशन बना दिए जाते हैं जैसे फीमेल के बॉडी में हो। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके बाद से एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इन दिस मेथड पॉपुलरली, इसी मेथड को क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखो इधर, यहां देखना, ये देखो, IVF फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, इस पूरे टेक्निक को क्या बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, पूरे को क्या बोला जाता है?
पूरे को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है? पूरे को टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया जाता है। पूरे को, हाँ किनारे नोट कर लेना है इसे जरा। IBFET, पूरे को बाक्स बंद कर दो, पूरे को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया जाता है। ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है, देखिए जरा। ओवा वाइफ से लेना है या डोनर से? स्पर्म हस्बैंड का या डोनर का? तो कलेक्ट किया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा, जाइगोट बनवाना है लैब में। जाइगोट अथवा अर्ली एम्ब्रियो कितने सेल तक? 8 ब्लास्टोमियर तक। उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इसे क्या बोला जाता है? तो सवाल क्लियर है ना तुम्हें? जाइगोट से लेके 8 सेल तक का एम्ब्रियो कहां ट्रांसफर करोगे? फैलोपियन ट्यूब। और अगर एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा है तो उसको यूट्रस में भेजा जाता है, क्या बोला जाएगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोला जाएगा। ठीक है। एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, ये कहां होता है? ये तो फीमेल के बॉडी में होगा। ठीक है, चले तो देख लेते हैं उसमें। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempt। ठीक है ना? चले तो ये दूसरा मेथड है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है ना पूरी बात? क्या है पूरी बात? कोई लेडी है ना, इसमें बाकी फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी सबके लिए कंडीशन क्या है? सुटेबल। लेकिन कहीं ट्यूबल ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से जो ओबम है वो एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसको कोई दूसरी लेडी क्या देगी? ओबा दे देगी। तो क्या बोला जाएगा? गैमिट दी है तो क्या बोला जाएगा? गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोला जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जहां पे एम्ब्रियो बनाया जाएगा लेबोरेटरी में। फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ तो ये किसका एग्जांपल होगा? विट्रो का होगा। ठीक है, जहां पे स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा, कहां? ओबम में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला, इनफर्टिलिटी केसेज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल आर ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द ejaculate could be corrected by आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है ना? तो बहुत कम स्पर्म का काउंट है, ठीक है, मेल पार्टनर के सीमेन में, ठीक है, या मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा किसी कारण पर, ठीक है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज। यहाँ पे क्या होगा? सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा हस्बैंड से या कोई हेल्दी डोनर होगा, आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे वेजाइना में या यूट्रस में। तो अगर यूट्रस में अगर इंसेमिनेट कराया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है, तो क्या बोला जाएगा? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर के अंदर? अंदर, तो इसे क्या बोला जाएगा? तो कौन कौन सा इन विट्रो है? क्या क्या है इन विट्रो? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यह है इन विट्रो। क्या क्या? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस वाले कॉलम में क्या नोट किया है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए ठीक है, एमनियोसेंटेसिस से दो तीन सवाल हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी फिनिश करेंगे हम लोग। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसके बारे में बात करें।
चले, ये फोटो आपने देखा है पहले जब फीटल मेम्ब्रेन बताया था आपको, ठीक है, कि एमनियन एक कैविटी को घेरे हुए है, उसे एमनियोटिक कैविटी बोला जाता है, उसमें फ्लूइड पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है। उस फोटो में एमनियन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन बनाया था, उसे क्या बोला जा रहा था, कोरियन। ठीक है, 4 प्रकार के फीटल मेम्ब्रेन दिखाए थे, क्या क्या था, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक्स, उस फोटो में दिखाया था। चलिए यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे कुछ सवाल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये है एमनियन, ये है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये फीटस समझी गए होंगे, ये पोर्शन प्लेसेंटा का है। ये क्या है, अम्लाइकल कार्ड, क्या है, अम्लाइकल कार्ड। चले, तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, आप जानते ही हो। यहाँ पहला सवाल ये आपको याद कराने वाले हैं, इधर देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड किसके द्वारा सीक्रेट हुआ है, फीटस का मेम्ब्रेन ना। तो जो फीटल स्क्रीन है, जो फीटल स्किन है और फीटस का मेम्ब्रेन है, तो कौन सा फीटल मेम्ब्रेन है जो इसके सिक्रीशन में हेल्प करता है, एमनियन। तो दो बातें क्या याद रखनी है, एक तो ये जो सिक्रीशन है ये इस मेम्ब्रेन का है जिसका नाम है एमनियन, और साथ में जो फीटल स्किन है वो भी इसके सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, कौन सा फीटल मेम्ब्रेन, एमनियन, और साथ में कह रहे हैं फीटस की जो स्किन है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ध्यान से सुनना। जो हमारे स्किन का सबसे ऊपरी सरफेस है उसके सेल्स क्या होते रहते हैं, सेटअप होते रहते हैं, है ना। तो इसका भी हो रहा होगा, तो फीटस के जो स्किन के सेल्स है वो कहाँ होंगे, ये इसी फ्लूइड में होंगे, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स भी मिल जाएंगे, फीटस की कुछ कोशिकाएं भी हैं, क्या हैं, कुछ कोशिकाएं भी हैं। ठीक है, तो ये एमनियन है, एमनियन क्या क्या रख रहा है देखना जरा, फीटल फीटल स्किन सेल रख रहा है। ठीक है, हाँ, फेफड़े को कुछ सिक्रीशन आ रहे होंगे, और हाँ ये बात पहले भी बताई थी ना, कि किडनी पहले ही फंक्शनल हो जाता है बेबी का, तो वो जो यूरिनेट कर रहा है वो भी कहाँ है, वो भी इसी फ्लूइड में। ठीक है, तो अब देखो, जब ये फीटल स्किन सेल है, सेल मिल गया, कोशिका मिल गया, तो न्यूक्लियस मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा तो डीएनए मिल जाएगा, मतलब क्रोमोसोम मिल गया, क्रोमोसोम मिल गया तो क्या कर सकते हो, कैरियोटाइपिंग कर सकते हो। कैरियोटाइपिंग करोगे तो क्या कर रहे हो, क्रोमोसोमल एनालिसिस कर रहे हो, तो इससे पता लग जाएगा कि बेबी जो है वो सिंड्रोमिक है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है उसको। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन ये तो पता ही लगेगा। लेकिन आपको मालूम है, जैसे ही आप कैरियोटाइपिंग करोगे तुरंत क्या पता लग जाएगा, बेबी का सेक्स पता लग जाएगा। ठीक है, तो फायदा तो बहुत था, फायदा इसका बहुत है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर लेगा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता कर लेगा, मतलब जहां कहीं भी जीन का अल्टरेशन से बीमारी हो रही है ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये पता लगा लेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल एनालिसिस कर रहा है तो क्या पता कर दे रहा है, ये फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर दे रहा है। इस वजह से एमनियोसिंथेसिस का दुरुपयोग हो रहा था, है ना। तो ये एक अभिशाप के जैसे हो गया था एमनियोसिंथेसिस, क्योंकि लोगों को पता लगता था कि जो बेबी है वो फीमेल है, तो बेबी को क्या करते थे, अवॉइड करा देते। ठीक है, इस वजह से अगला सवाल आपको ये याद कराने जा रहे हैं, हम लोग भले ही पढ़ रहे हैं एमनियोसिंथेसिस। देखो इधर, भारत देश में क्या है, बैंड, बैन है पूरी तरीके से, गैर कानूनी है भारत देश में, कोई एमनियोसिंथेसिस करेगा उसको जेल हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जरूर एमनियोसिंथेसिस को, भूलना नहीं। भारत देश में क्या है, ये बैन है पूरी तरीके से, टेक्निक अच्छा है लेकिन क्या पता लग रहा है, हाँ हाँ, फिटस का सेक्स पता लग जा रहा है, इस वजह से भारत देश में बैन है। तो अगला सवाल ये याद करा रहे हैं कि ये बैन है अपने देश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो एमनियोसेंटेसिस प्री नेटल है, बच्चा पैदा होने से पहले का टेस्ट, है ना, तो प्री नेटल।
ठीक है, क्रोमोसोम की एनालिसिस की जाती है जो किसके आधार पे किया जा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ, कब किया जाता है, सुटेबल टाइम क्या है, 15 से 20 सप्ताह। 15 से 20 सप्ताह में कभी भी एमनियोसिंथेसिस किया जा सकता है। उससे पहले प्रॉपर फीटल मेम्ब्रेन डेवलप ही नहीं होंगे तो वो करना पॉसिबल नहीं है। एम्ब्रियो बहुत छोटा सा होगा और निडल प्रिक से एम्ब्रियो को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो 15 से 20 सप्ताह। ठीक है, क्या जाना जाता है इससे, के एनामिलीज को जाना जाता है। जैसे देखो, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम नोट, डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमो, इतना ही नहीं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी पता लगा दे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे जीन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पता करता है डाउन सिंड्रोम को, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब पता लगा देगा। भारत देश में बैन है क्योंकि ये मिनैका ना, तो फीमेल फिटिसाइड है ना, इस वजह से इसको भारत देश में क्या किया। एक सवाल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। Which of following tests cannot be examined by amniocentesis procedure? क्या नहीं कर सकते? क्रोमोसोमल एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, तभी तो पता लग रहा है ना बीमारियों के बारे में। जेनेटिक डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेंगे, कर ही लेंगे। मैच्योरिटी ऑफ फिटल लंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। देखिए इधर क्या रख रहा है, ये फेफड़े के सिक्रीशन को रख रहा है, इस वजह से लंग के मैच्योरिटी के बारे में भी पता लग जाएगा। ये पता चल जाएगा इस, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा, तो सब कुछ डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ।